क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से इंसान अमीर बन सकता है? अगर हाँ, तो दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण शुरुआत करके भी असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं? आखिर ऐसा क्या फर्क होता है उनकी सोच में, उनके फैसलों में और उनके काम करने के तरीके में? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के लगभग 20 साल लगा दिए। उन्होंने अपने समय के कई सफल उद्योगपतियों, व्यवसायियों और प्रभावशाली लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि सफलता के पीछे कोई ऐसा सिद्धांत है या नहीं जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सके। उसी लंबे शोध का परिणाम है थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब केवल धन कमाने की नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता विकसित करने की बात करती है जो किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। आज हम इस पूरी किताब को आसान हिंदी में समझेंगे, ताकि इसके विचार केवल सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल हैं। उन्हें व्यक्तिगत सफलता और आत्मविकास के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। कहा जाता है कि उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सफल लोगों की सोच का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। इसके बाद नेपोलियन हिल ने वर्षों तक सफल लोगों के अनुभवों और आदतों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सफलता केवल किस्मत या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह किताब सफलता की मानसिकता, स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, अनुशासन, सही निर्णय और लगातार प्रयास जैसे विषयों पर आधारित है। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस किताब में कुल 13 मुख्य अध्याय हैं और हर अध्याय सफलता के एक अलग सिद्धांत को समझाता है। लेकिन पूरी किताब की नींव जिस अध्याय पर टिकी है वह है पहला अध्याय, डिजायर। नेपोलियन हिल के अनुसार हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत केवल एक इच्छा से नहीं, बल्कि ऐसी तीव्र इच्छा से होती है जो इंसान को हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। अगर किसी व्यक्ति के पास अपना लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, तो उसके लिए सही योजना बनाना, लगातार मेहनत करना और कठिन समय में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेखक सबसे पहले इच्छा की शक्ति को समझने पर जोर देते हैं। आप देख रहे हैं उड़ान बुक्स। यहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। अगर आपको ऐसी आसान और गहराई से समझाई गई बुक समरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। चैप्टर 1, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी सफलताएं हुई हैं, उनकी शुरुआत पहले किसी के मन में पैदा हुए एक विचार से हुई थी। लेकिन हर विचार सफलता में नहीं बदलता। सफलता उसी विचार को मिलती है जो एक मजबूत इच्छा का रूप ले लेता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे फिट होना है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर कोई नया लक्ष्य आ जाता है और पुराना सपना अधूरा रह जाता है। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। केवल चाहने से कुछ नहीं बदलता। जब तक इच्छा इतनी मजबूत ना हो जाए कि आप उसके लिए समय, मेहनत और आराम की कुर्बानी देने को तैयार हों, तब तक वह केवल एक सपना ही बनी रहती है। इसी बात को समझाने के लिए 2 विद्यार्थियों का उदाहरण लेते हैं। दोनों का सपना है कि वे एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास करें। पहला छात्र कहता है, अगर चयन हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई और रास्ता देख लूंगा। दूसरा छात्र कहता है, जब तक मेरा चयन नहीं होगा मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है। पहले छात्र के पास केवल इच्छा है, जबकि दूसरे छात्र के पास ऐसा संकल्प है जो उसे हर दिन पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यही फर्क आगे चलकर उनके परिणामों में भी दिखाई देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इच्छा केवल मन में रहती है, तब उसका असर बहुत कम होता है। लेकिन जब वही इच्छा एक निश्चित लक्ष्य बन जाती है, तब इंसान का पूरा ध्यान उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए वे सबसे पहले यह सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति केवल इतना कहे कि मुझे अमीर बनना है, तो यह लक्ष्य बहुत धुंधला है। लेकिन अगर वह कहे कि अगले 5 वर्षों में मुझे अपना ऐसा व्यवसाय खड़ा करना है जिससे हर महीने
RS 2 लाख की आय हो, तो अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा है। लेखक कहते हैं कि दिमाग को स्पष्ट निर्देश चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है तब हमारा दिमाग भी उसी के अनुसार अवसर ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक आपको वही जानकारी ज्यादा दिखाई देने लगती है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी होती है। जिन लोगों पर पहले आपका ध्यान नहीं जाता था, वही लोग अब आपको प्रेरित करने लगते हैं। जिन किताबों को आप पहले नजरअंदाज कर देते थे, वही अब आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यह किसी जादू की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ध्यान अब एक निश्चित दिशा में काम कर रहा होता है। इसके बाद नेपोलियन हिल 6 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। पहला, यह तय कीजिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा, यह सोचिए कि उस लक्ष्य के बदले आप क्या देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। तीसरा, एक निश्चित समय तय कीजिए कि आप कब तक उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। चौथा, उस लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाइए और चाहे योजना पूरी तरह परफेक्ट न भी हो, फिर भी तुरंत काम शुरू कर दीजिए। पांचवा, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए। और छठा, उसे हर सुबह और हर रात पढ़िए जैसे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वादा हो। ध्यान दीजिए, लेखक यह नहीं कह रहे कि केवल कागज पर लिख देने से सफलता मिल जाएगी। उनका मतलब यह है कि जब आप अपने लक्ष्य को रोज पढ़ते हैं तो वह आपके मन में बार बार दोहराया जाता है। इससे आपका ध्यान बिखरता नहीं और आपका व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। मान लीजिए, एक लड़की का सपना है कि वह डॉक्टर बने। अगर वह केवल लोगों से कहती रहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो शायद कुछ समय बाद उसका उत्साह कम हो जाए। लेकिन अगर उसने अपनी पढ़ाई का पूरा लक्ष्य लिख रखा है, रोज उसे पढ़ती है, हर दिन तय समय पर पढ़ाई करती है और हर महीने अपनी प्रगति जांचती है, तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वजह केवल मेहनत नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत की दिशा भी स्पष्ट है। लेखक यह भी बताते हैं कि रास्ते में असफलता आना बिल्कुल सामान्य है। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा वास्तव में मजबूत है, तो ये बातें आपको रोक नहीं पाएंगी। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्हें शुरुआत में असफलता मिली। कई व्यवसाय पहली बार में सफल नहीं हुए। कई आविष्कारकों को बार बार असफल होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल अपने तरीके बदले, मंजिल नहीं। यही बात नेपोलियन हिल बार बार समझाना चाहते हैं कि मजबूत इच्छा इंसान को हार के बाद भी दोबारा खड़ा होने की ताकत देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं होती। वह शुरुआत होती है एक ऐसे लक्ष्य से जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो कि आप उसके लिए लगातार काम करते रहें। जब इच्छा स्पष्ट होती है, तभी योजना बनती है। जब योजना बनती है, तभी मेहनत सही दिशा में लगती है। और जब मेहनत लगातार सही दिशा में होती है, तभी परिणाम बदलते हैं। इसी मजबूत इच्छा के बाद लेखक हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि केवल इच्छा होना काफी नहीं है। अगर आपके मन में हर समय यह डर बना रहे कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपकी इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए अब वे बताते हैं कि अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास कैसे बनाया जाए। यही है इस किताब का दूसरा अध्याय, फेथ। चैप्टर 2। फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा आपको शुरुआत करने की ताकत देती है, लेकिन विश्वास आपको अंत तक टिके रहने की शक्ति देता है। अगर इच्छा इंजन है, तो विश्वास उसका ईंधन है। बिना विश्वास के सबसे अच्छा लक्ष्य भी बीच रास्ते में छूट सकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचकर काम करे कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो क्या वह अपना पूरा प्रयास कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर बैठा हुआ है। लेखक कहते हैं कि इंसान जैसा बार बार सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अगर आप रोज अपने मन में असफलता की तस्वीर बनाएंगे, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक और मजबूत विश्वास रखते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अच्छा सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने प्रयास पर भरोसा बनाए रखें। जब बाकी लोग हार मान रहे हों, तब भी आप यह मानकर आगे बढ़ें कि अगर मैं लगातार सीखता और मेहनत करता रहूंगा, तो एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दोनों की तैयारी लगभग बराबर है, लेकिन पहला व्यक्ति सोचता है
मुझसे नहीं होगा। इंटरव्यू लेने वाले मुश्किल सवाल पूछेंगे और मैं घबरा जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, हो सकता है कुछ सवाल कठिन हों, लेकिन मैंने तैयारी की है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही दोनों के मन की स्थिति अलग हो चुकी है। पहला व्यक्ति डर के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जवाब देगा। हो सकता है दोनों को सब सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन विश्वास रखने वाला व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, इसे रोज रोज बनाया जाता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना पड़ता है। यही कारण है कि लेखक बार बार अपने लक्ष्य को पढ़ने और उसे महसूस करने की बात करते हैं। जब आप रोज अपने लक्ष्य को याद करते हैं और खुद को उसके योग्य मानते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसी बात को स्वीकार करने लगता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए केवल यह सोचता रहे कि वह एक दिन सफल हो जाएगा, तो यह विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास हमेशा मेहनत, सीखने और लगातार सुधार के साथ चलता है। मान लीजिए कोई छात्र पूरे साल पढ़ाई न करे और परीक्षा से पहले केवल यह कहे कि मुझे विश्वास है कि मैं टॉप करूंगा। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वही छात्र पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई करे, अपनी गलतियां सुधारे और परीक्षा के दिन आत्मविश्वास के साथ बैठे, तो उसका विश्वास उसकी ताकत बन जाता है। लेखक का कहना है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक बात समान होती है। उन्हें शुरुआत में यह नहीं पता होता कि वे कैसे सफल होंगे, लेकिन उन्हें इतना भरोसा जरूर होता है कि अगर वे लगातार सही दिशा में काम करते रहेंगे तो रास्ता धीरे धीरे बन जाएगा। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सफलता पहले मन में पैदा होती है और उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। अगर मन हर समय डर, संदेह और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कदम भी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मन में लक्ष्य के प्रति विश्वास होगा तो मुश्किल समय में भी इंसान आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है। इसी विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए नेपोलियन हिल अगले अध्याय में एक ऐसी तकनीक बताते हैं जिसके माध्यम से इंसान अपने ही मन को नई दिशा देना सीख सकता है। इस तकनीक का नाम है ऑटो सजेस्शन, यानी अपने अवचेतन मन को बार बार सही विचारों से प्रशिक्षित करना। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन। अब तक लेखक ने हमें 2 बातें समझाई। पहली, आपके पास एक स्पष्ट और मजबूत इच्छा होनी चाहिए। दूसरी, उस इच्छा पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हों, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता हो या हम अपने ही लक्ष्य पर शक करने लगें, तो उसे कैसे बदला जाए? नेपोलियन हिल कहते हैं कि इसका जवाब है ऑटो सजेस्शन। सरल भाषा में समझें तो ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने मन को बार बार वही बातें बताना जो आप अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन हर उस बात को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है जिसे वह बार बार सुनता है। इसलिए अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को रोज याद करते हैं, खुद पर भरोसा जताते हैं और लगातार मेहनत भी करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए। कुछ लोग छोटी सी समस्या आने पर तुरंत कह देते हैं, यार मुझसे नहीं होगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं, मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। दोनों के सामने एक जैसी चुनौती होती है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग होती है। यही अंतर उनके मन में वर्षों से चल रही बातचीत का होता है। लेखक कहते हैं कि सबसे ज्यादा बातें हम दुनिया से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। जब कोई गलती होती है तो हम अपने मन में क्या कहते हैं? मैं हमेशा गलती करता हूं। जब कोई अवसर सामने आता है तो क्या सोचते हैं? यह मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे यही बातें हमारी पहचान बन जाती हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को लिखिए और हर सुबह तथा रात उसे पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। लेकिन केवल शब्द पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ते समय यह महसूस भी कीजिए कि आप उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी युवक का सपना है कि वह अपना सफल व्यवसाय शुरू करे। अगर वह रोज यही सोचता रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग केवल समस्याएं देखेगा। लेकिन अगर वह यह सोचने लगे कि मेरे पास अभी संसाधन कम हैं, लेकिन मैं नई चीजें सीख सकता हूं, छोटे स्तर से शुरुआत कर सकता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं,
तो उसका ध्यान समाधान पर जाएगा। ध्यान रखिए, लेखक यह नहीं कह रहे कि केवल सकारात्मक बातें दोहराने से सफलता मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत किए हर व्यक्ति सफल हो जाता। उनका कहना है कि सही विचार आपके व्यवहार को बदलते हैं और बदला हुआ व्यवहार आपके परिणामों को। इसे एक खिलाड़ी के उदाहरण से समझिए। किसी बड़े मैच से पहले खिलाड़ी केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं करता, बल्कि मानसिक तैयारी भी करता है। वह खुद को जीतते हुए देखता है, कठिन परिस्थितियों की कल्पना करता है और मन को शांत रखना सीखता है। यही मानसिक तैयारी वास्तविक प्रदर्शन पर असर डालती है। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। अगर हर सुबह की शुरुआत शिकायतों से होगी तो पूरा दिन उसी मानसिकता में बीतेगा। लेकिन अगर दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य को याद करके और पूरे मन से काम करने के इरादे के साथ होगी तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी। नेपोलियन हिल का मानना है कि इंसान का भविष्य केवल उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि वह रोज अपने मन में कौन से विचार बो रहा है यह भी तय करता है। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से भरने के बजाय ऐसे विचार दीजिए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दें। अब तक हमने इच्छा, विश्वास और अपने मन को सही दिशा देने की कला समझी, लेकिन केवल उत्साह और सकारात्मक सोच से सफलता नहीं मिलती। अगर आपके पास सही ज्ञान ही नहीं है तो मेहनत भी गलत दिशा में जा सकती है। इसलिए अब लेखक हमें अगले अध्याय में बताते हैं कि किस तरह का ज्ञान वास्तव में सफलता दिलाता है। यही है चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण बात से करते हैं। वे कहते हैं कि केवल ज्यादा जानकारी होना सफलता की गारंटी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी औपचारिक पढ़ाई कम होती है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि सफलता का संबंध केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि सही ज्ञान से है। यानी ऐसा ज्ञान जिसे आप अपने लक्ष्य के लिए सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसे ही वे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक व्यक्ति ने सैकड़ों किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उस ज्ञान का उपयोग कहां और कैसे करना है। दूसरा व्यक्ति केवल डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, उसे लगातार अभ्यास करता है और उसी कौशल के दम पर अपना व्यवसाय शुरू कर देता है। दोनों में ज्यादा जानकारी पहले व्यक्ति के पास है, लेकिन सफलता दूसरे व्यक्ति को मिलती है क्योंकि उसका ज्ञान एक निश्चित उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आज के समय में यह बात और भी ज्यादा सच हो गई है। इंटरनेट पर लाखों वीडियो, हजारों कोर्स और अनगिनत किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप हर दिन नया नया सीखते रहेंगे और किसी एक चीज में गहराई तक नहीं जाएंगे तो आपका ज्ञान बिखरा हुआ रहेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, फिर उसी लक्ष्य के अनुसार ज्ञान इकट्ठा कीजिए। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आपको चिकित्सा विज्ञान का गहरा ज्ञान चाहिए। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको ग्राहकों, बाजार, बिक्री और पैसों का प्रबंधन सीखना होगा। अगर आप एक सफल यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो बनाने, कहानी सुनाने, थंबनेल, ऑडियंस साइकोलॉजी और लगातार बेहतर कंटेंट तैयार करने का ज्ञान हासिल करना होगा। यानी हर लक्ष्य का अपना अलग ज्ञान होता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आपको हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। एक सफल व्यक्ति यह जानता है कि कौन सा काम उसे खुद करना है और किस काम के लिए सही व्यक्ति की मदद लेनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे अकाउंटिंग नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपना सपना छोड़ दे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकता है जिसे इस क्षेत्र का अनुभव हो। सफलता का मतलब सब कुछ खुद जानना नहीं, बल्कि सही लोगों और सही ज्ञान का सही समय पर उपयोग करना है। यही कारण है कि बड़े उद्योगपति हर विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं होती, हर तकनीक नहीं आती, हर मशीन चलानी नहीं आती, लेकिन उन्हें यह जरूर पता होता है कि किस काम के लिए किस विशेषज्ञ की जरूरत है। अब एक विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी छात्र का सपना सरकारी नौकरी पाना है। अगर वह पूरे दिन ऐसी किताबें पढ़ता रहे जिनका परीक्षा से कोई संबंध ही नहीं है तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर वह परीक्षा का सिलेबस समझकर उसी के अनुसार पढ़ाई करे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करे और अपनी कमजोरियों पर काम करे तो उसकी तैयारी कहीं अधिक प्रभावी होगी। यही अंतर सामान्य ज्ञान
और विशेष ज्ञान का है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि केवल सीखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में सीखना जरूरी है। ऐसा ज्ञान चुनिए जो आपके लक्ष्य को सीधे आगे बढ़ाए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वह आपके निर्णय, आपके काम और आपके परिणामों में दिखाई दे। लेकिन केवल सही ज्ञान होने से भी काम पूरा नहीं होता। कई लोगों के पास ज्ञान होता है, फिर भी वे कुछ नया नहीं कर पाते। वजह यह है कि वे अपनी कल्पना का उपयोग नहीं करते। इसीलिए अब नेपोलियन हिल हमें अगले अध्याय में बताते हैं कि नए विचार कैसे जन्म लेते हैं और साधारण सोच को असाधारण सफलता में कैसे बदला जा सकता है। यही है चैप्टर 5, इमेजिनेशन। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खोज, हर सफल कंपनी और हर नया आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में पैदा हुआ था। कोई भी बड़ी चीज अचानक वास्तविकता नहीं बनती। पहले वह एक विचार होती है, फिर योजना बनती है और उसके बाद लगातार प्रयासों से वह हकीकत का रूप लेती है। लेखक का मानना है कि कल्पना केवल कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं होती। हर सफल व्यक्ति अपनी कल्पना का उपयोग करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल समस्याएं गिनाने में करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी कल्पना का इस्तेमाल समाधान खोजने में करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों के पास बहुत कम पैसे हैं और दोनों अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरे पास पूंजी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, कम पैसों में ऐसा कौन सा काम शुरू किया जा सकता है जिससे धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। यही सोच आगे चलकर उनके परिणाम भी बदल देती है। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब है पहले से मौजूद विचारों, अनुभवों और जानकारियों को जोड़कर कुछ नया बनाना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नया मॉडल तैयार कर सकता है। उसने कुछ बिल्कुल नया आविष्कार नहीं किया, लेकिन पुराने विचारों को नए तरीके से इस्तेमाल किया। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका मतलब है ऐसे नए विचार जो अचानक मन में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कठिन समस्या का समाधान घंटों सोचने पर नहीं मिलता, लेकिन सुबह टहलते समय या रात को अचानक दिमाग में आ जाता है। लेखक कहते हैं कि जब आपका मन लगातार किसी लक्ष्य पर काम करता है, तब ऐसे नए विचार आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन केवल कल्पना कर लेना काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन करोड़पति बनने के सपने देखता रहे, लेकिन उनके लिए कोई योजना न बनाए, तो उसकी कल्पना केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। सफल लोग अपनी कल्पना को तुरंत कार्य योजना में बदल देते हैं। मान लीजिए किसी छात्र को लगता है कि पढ़ाई करने का एक नया तरीका उसकी तैयारी को बेहतर बना सकता है। अगर वह केवल सोचता रहे और कभी उसे अपनाए ही नहीं, तो उस विचार का कोई मूल्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह उसे आजमाता है, परिणाम देखता है और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करता है, तभी वह कल्पना उपयोगी बनती है। यही बात व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज जिन बड़ी कंपनियों को हम जानते हैं, वे कभी किसी के दिमाग में आए एक छोटे से विचार से शुरू हुई थीं। उस समय लोगों ने शायद उन विचारों पर विश्वास भी नहीं किया होगा, लेकिन उनके बनाने वालों ने अपनी कल्पना को केवल सोच तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उस पर काम किया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सफल लोग हर समस्या के साथ एक नया समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेते हैं। कल्पना तभी मूल्यवान बनती है जब वह आपको नया रास्ता दिखाए और आप उस रास्ते पर चलने का साहस रखें। अब लेखक कहते हैं कि आपके पास मजबूत इच्छा भी है, विश्वास भी है, सही ज्ञान भी है और नए विचार भी हैं। लेकिन अगर इन सबको सही योजना में नहीं बदला गया, तो सफलता अभी भी दूर रहेगी। इसलिए अब वे अगले अध्याय में बताते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को एक व्यवस्थित योजना में कैसे बदला जाए। यही है चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें वास्तविकता में बदल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास सही योजना नहीं होती। कई लोग एक दिन पूरे जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। फिर वे सोचते हैं कि शायद मेरा आइडिया ही गलत था, जबकि अक्सर समस्या आइडिया में नहीं बल्कि योजना में होती है। लेखक कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना योजना के पूरा नहीं किया जा सकता। इच्छा आपको शुरुआत कराती है,
विश्वास आपको हिम्मत देता है, लेकिन योजना आपको सही दिशा देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक सफल YouTube चैनल बनाना है। अगर वह बिना किसी योजना के कभी एक वीडियो बनाता है, फिर 10 दिन तक कुछ नहीं करता, फिर अचानक दूसरा वीडियो अपलोड कर देता है, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति पहले से तय कर ले कि उसे किस विषय पर काम करना है, हर सप्ताह कितने वीडियो बनाने हैं, किन चीजों में सुधार करना है और दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी रणनीति कैसे बदलनी है, तो उसके आगे बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। योजना का मतलब केवल एक सूची बनाना नहीं है। योजना का मतलब है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कामों में बांटना। अगर कोई छात्र सोचता है कि उसे 1 साल बाद होने वाली परीक्षा में सफल होना है, तो केवल यह सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उसे यह तय करना होगा कि इस महीने कौन से विषय पूरे करने हैं, इस सप्ताह क्या पढ़ना है और आज कौन सा अध्याय खत्म करना है। जब बड़ा लक्ष्य छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है तो वह मुश्किल नहीं लगता। हर दिन किया गया छोटा सा काम धीरे धीरे बड़ी सफलता का आधार बन जाता है। नेपोलियन हिल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अगर आपकी पहली योजना सफल नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे एक बार कोशिश करते हैं, असफल होते हैं और फिर सोचते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी योजना बदलते हैं, अपना लक्ष्य नहीं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली। उसने सोचा था कि एक खास उत्पाद सबसे ज्यादा बिकेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि ग्राहकों की पसंद कुछ और है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वह दुकान बंद करके कह दे कि मेरा बिजनेस नहीं चल सकता। दूसरा, वह ग्राहकों की जरूरत समझे, अपना तरीका बदले और नई योजना बनाए। अधिकतर सफल व्यवसाय इसी दूसरे रास्ते पर चलते हैं। वे समय के साथ अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि अकेले सब कुछ करना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास अलग अलग अनुभव और ज्ञान है, तो उनकी सलाह आपकी योजना को और बेहतर बना सकती है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां महत्वपूर्ण फैसले अकेला व्यक्ति नहीं लेता। पूरी टीम मिलकर चर्चा करती है, अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं और फिर सबसे बेहतर योजना बनाई जाती है। लेकिन योजना बनाकर उसे अलमारी में रख देना भी बेकार है। योजना तभी उपयोगी है जब उस पर तुरंत काम शुरू किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सही समय आने पर शुरुआत करूंगा। लेखक कहते हैं कि सही समय अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपकी योजना पूरी तरह सही ना हो सकता है रास्ते में कई बदलाव करने पड़े, लेकिन चलते हुए योजना बदलना आसान है, बैठे बैठे सही योजना का इंतजार करना नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता केवल अच्छे विचारों से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब उन विचारों को एक स्पष्ट योजना में बदला जाए, उस योजना पर लगातार काम किया जाए और जरूरत पड़ने पर बिना हिचकिचाए उसमें सुधार किया जाए। अब तक लेखक ने हमें इच्छा, विश्वास, सही सोच, सही ज्ञान, कल्पना और योजना के बारे में बताया। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज ऐसी है जो बहुत से लोगों को पीछे रोक देती है। वह है निर्णय लेने में देर करना और हर बात में दूसरों की राय का इंतजार करना। इसी समस्या को समझाने के लिए नेपोलियन हिल अगले अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। यही है चैप्टर 7, डिसीजन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल प्रतिभा या मेहनत का नहीं होता। कई बार अंतर सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग सही समय पर निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर कर देते हैं। अगर आप अपने आसपास ध्यान दें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सालों तक केवल सोचते रहते हैं। वे कहते हैं कि एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन नई स्किल सीखूंगा, एक दिन निवेश करना शुरू करूंगा या एक दिन अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं कि टाल मटोल करना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्तों को एक नया अवसर मिलता है। दोनों के पास लगभग समान जानकारी है। पहला दोस्त तुरंत जानकारी इकट्ठा करता है, फायदे और नुकसान समझता है और एक फैसला ले लेता है। दूसरा दोस्त सोचता रहता है कि थोड़ा और इंतजार करता हूं, शायद इससे भी अच्छा मौका मिल जाए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ महीने, और आखिरकार वह अवसर किसी और के हाथ चला जाता है। यह कहानी केवल व्यवसाय की नहीं है। यही बात पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपना निर्णय बदलना भी पड़े तो वे बहुत सोच समझकर बदलते हैं।
दूसरी तरफ असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और दूसरों की राय सुनकर बार बार अपना फैसला बदल देते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम अक्सर लोगों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए किसी युवक ने तय किया कि वह अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करेगा। जैसे ही वह लोगों को बताता है, कोई कहता है इसमें बहुत जोखिम है, दूसरा कहता है आजकल यह काम नहीं चलता, तीसरा कहता है पहले कोई सुरक्षित नौकरी कर लो। अगर वह हर व्यक्ति की बात सुनकर अपना निर्णय बदलता रहेगा तो शायद वह कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। लेखक यह नहीं कहते कि सलाह मत लीजिए, वे कहते हैं कि सलाह केवल उन्हीं लोगों से लीजिए जिन्हें उस क्षेत्र का वास्तविक अनुभव हो। हर व्यक्ति की राय आपके लिए उपयोगी नहीं होती। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। उसने तय किया कि उसे एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर वह हर महीने किसी नई परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे, कभी एक किताब पढ़े, कभी दूसरी, कभी किसी और की सलाह मान ले, तो उसका ध्यान बिखर जाएगा। लेकिन अगर उसने एक स्पष्ट निर्णय ले लिया और उसी पर लगातार काम करता रहा, तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। नेपोलियन हिल इतिहास के कई सफल लोगों का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने निर्णय पर भरोसा रखा। उन्हें आलोचना भी मिली, असफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने हर विरोध के बाद अपना लक्ष्य नहीं बदला। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। निर्णय लेने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। कई बार आपका फैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत निर्णय लेकर उससे सीखना कोई निर्णय ही न लेने से कहीं बेहतर है। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तभी अनुभव मिलता है, अनुभव से समझ बढ़ती है और समझ से भविष्य के निर्णय बेहतर होते जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। जो लोग समय पर निर्णय लेते हैं और उस पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, वही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। जबकि हर समय संदेह में रहने वाले लोग अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद परिणाम दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसलिए अब नेपोलियन हिल उस गुण के बारे में बताते हैं जो लगभग हर सफल व्यक्ति में समान होता है। यही है चैप्टर 8, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि सफलता उनसे केवल एक कदम दूर थी। लेखक के अनुसार परसिस्टेंस यानी लगातार बने रहने की आदत सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। इच्छा आपको शुरुआत कराती है, विश्वास आपको हिम्मत देता है, लेकिन लगातार प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या उसे फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि बीज को समय लगेगा, उसे रोज पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और धैर्य रखना होगा। हम अपने लक्ष्यों के साथ अक्सर यही गलती करते हैं। हम कुछ दिन मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि शायद हमारा तरीका गलत था या शायद हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता कई बार केवल एक परीक्षा होती है। वह यह देखती है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। मान लीजिए किसी लड़की ने एक नया ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। पहले महीने बहुत कम ऑर्डर आए, दूसरे महीने भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अगर वह यहीं रुक जाए तो उसका सपना वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों को समझे, ग्राहकों की जरूरत जाने, अपने उत्पाद और सेवा में सुधार करे और लगातार काम करती रहे, तो धीरे धीरे परिणाम बदल सकते हैं। यही लगातार सुधार ही परसिस्टेंस का असली अर्थ है। लेखक यह भी कहते हैं कि लगातार मेहनत करने का मतलब एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलना चाहिए, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। एक विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं। उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और असफल हो गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वह यह मान ले कि उससे नहीं होगा और तैयारी छोड़ दे। दूसरा, वह अपनी कॉपी का विश्लेषण करे, समझे कि कहां कमी रह गई, अपनी रणनीति बदले और फिर से तैयारी शुरू करे। दूसरा रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन सफलता की संभावना भी उसी में छिपी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए।
अगर वे बीच रास्ते में रुक जाते तो शायद दुनिया कभी उनके बारे में जान ही नहीं पाती। लेखक परसिस्टेंस विकसित करने के लिए कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कठिन समय में भी आपको याद रहे कि आपने शुरुआत क्यों की थी। दूसरी बात, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। अगर हर छोटी असफलता के बाद आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा तो लगातार आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आपके आसपास हर समय नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो आपका उत्साह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और चौथी बात, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। कई लोग एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी प्रगति ही मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता अक्सर उसी व्यक्ति को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। रास्ता कठिन हो सकता है, समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो सफलता की संभावना लगातार बढ़ती जाती है। अब तक लेखक ने हमें इच्छा, विश्वास, सही सोच, सही ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय और लगातार प्रयास की शक्ति समझाई। लेकिन वे कहते हैं कि एक व्यक्ति अकेले बहुत दूर तक जा सकता है, पर सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सही लोगों के साथ मिलकर हासिल होती हैं। इसी विचार को विस्तार से समझाने के लिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह अकेले सब कुछ नहीं जान सकता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कई लोग एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी सोच, अनुभव और ज्ञान मिलकर ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो अकेले काम करने से संभव नहीं होती। इसी ताकत को लेखक मास्टर माइंड कहते हैं। मास्टर माइंड का मतलब केवल दोस्तों का एक समूह नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे पर भरोसा करते हों, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हों और एक ही लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हों। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। क्या केवल एक इंजीनियर पूरे घर का निर्माण कर सकता है? नहीं, वहां आर्किटेक्ट की जरूरत होगी, राजमिस्त्री की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की और कई दूसरे लोगों की। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। जब सभी मिलकर काम करते हैं तभी एक मजबूत और सुंदर घर तैयार होता है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है तो हो सकता है उसे उत्पाद बनाना आता हो लेकिन मार्केटिंग ना आती हो। किसी दूसरे व्यक्ति को ग्राहकों से बात करना अच्छी तरह आता हो, तीसरे को पैसों का हिसाब रखना आता हो। जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग मदद मांगने से नहीं डरते। उन्हें यह पता होता है कि हर चीज खुद करने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से सलाह लूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही सलाह लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। एक छात्र का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वह गणित में बहुत अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमजोर है। अगर वह किसी ऐसे मित्र के साथ पढ़ाई करे जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो और बदले में उसे गणित समझाए तो दोनों का फायदा होगा। दोनों अकेले जितना सीखते उससे कहीं ज्यादा साथ मिलकर सीख सकते हैं। यही मास्टर माइंड का सिद्धांत है। लेकिन लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। हर व्यक्ति आपके मास्टर माइंड समूह का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं और हर काम शुरू होने से पहले ही कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आपकी सोच पर भी पड़ने लगेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो ईमानदारी से आपकी गलतियां बताएं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें और जरूरत पड़ने पर आपका साथ दें। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा आपकी हां में हां मिलाएं। सच्चा साथी वही है जो आपकी कमियां भी बताए और उन्हें सुधारने में आपकी मदद भी करे। आज के समय में मास्टरमाइंड केवल आमने सामने बैठकर ही नहीं बनता। अगर आपके पास कोई अच्छा शिक्षक है, कोई अनुभवी मार्गदर्शक है या आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपको लगातार सीखने का अवसर देते हैं, तो वे भी आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब अलग अलग अनुभव और अलग अलग सोच वाले लोग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो ऐसे समाधान निकलते हैं जो शायद कोई एक व्यक्ति अकेले कभी सोच भी नहीं सकता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता केवल मैं से नहीं बल्कि कई बार हम से बनती है। सही लोगों का साथ आपके समय को बचाता है, आपकी गलतियों को कम करता है और आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां अकेले पहुंचने में शायद कई साल लग जाए। अब तक हमने 9 महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं। अब लेखक एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं
जिसका नाम सुनकर कई लोगों को पहली बार में आश्चर्य होता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में कैसे बदला जा सकता है। यही है चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस अध्याय का शीर्षक पहली बार सुनने पर थोड़ा अलग लग सकता है। बहुत से लोग केवल नाम देखकर इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल यहां जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य विषय केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है। वे उस शक्तिशाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो हर इंसान के भीतर होती है और जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो वही ऊर्जा असाधारण उपलब्धियों का कारण बन सकती है। लेखक कहते हैं कि इंसान के भीतर कई तरह की भावनात्मक शक्तियां होती हैं। इनमें इच्छा, उत्साह, प्रेम, महत्वाकांक्षा और आकर्षण जैसी भावनाएं शामिल हैं। अगर इन भावनाओं पर नियंत्रण न हो तो ये इंसान का ध्यान भटका सकती है, लेकिन अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा रचनात्मक काम, नए विचार और बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती है। इसी परिवर्तन को नेपोलियन हिल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, यानी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी, अधिक उपयोगी ऊर्जा में बदल देना। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी युवक के अंदर बहुत उत्साह और ऊर्जा है। अगर वह अपना ज्यादातर समय बिना किसी उद्देश्य के बिताता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी ऊर्जा का उपयोग नई चीजें सीखने, अपना व्यवसाय बनाने, पढ़ाई करने, कला सीखने या किसी बड़े लक्ष्य पर काम करने में करे तो वही ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेखक का कहना है कि इतिहास में कई महान कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और उद्यमियों ने अपनी भावनात्मक ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाया। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने काम की प्रेरणा बनाया, न कि अपने लक्ष्य से भटकने का कारण। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी भावनाओं को दबा दे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा देना सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं। परीक्षा कुछ ही महीने दूर है, लेकिन उसका पूरा ध्यान मोबाइल, मनोरंजन और दूसरी चीजों में लगा रहता है। उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर रही है। दूसरी तरफ एक छात्र अपनी भावनाओं और उत्साह को पढ़ाई, अभ्यास और आत्म सुधार में लगाता है। दोनों के पास समान समय है, लेकिन उनकी ऊर्जा का उपयोग अलग अलग है। परिणाम भी अलग होंगे। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी ऊर्जा का उपयोग नियमित अभ्यास में करता है तो उसका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता है। अगर कोई संगीतकार उसी ऊर्जा को रोज अभ्यास में लगाता है तो उसकी कला निखरती जाती है। अगर कोई उद्यमी अपने उत्साह को नए विचारों और मेहनत में बदल देता है तो उसका व्यवसाय आगे बढ़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपनी भावनाओं का सही उपयोग करना सीखते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपके भीतर जितनी भी ऊर्जा है उसे व्यर्थ की चिंताओं, आदतों और भटकाव में खर्च करने के बजाय अपने सबसे बड़े लक्ष्य की दिशा में लगाइए। वही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी क्षमता, रचनात्मकता और सफलता का आधार बन सकती है। अब लेखक हमें इंसान के मन के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर दिन हमारी सोच, आदतों और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो यह हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली साथी बन सकता है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से चलता है और आदतों को नियंत्रित करता है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। अगर आसान भाषा में समझें तो हमारा चेतन मन वह है जिससे हम अभी सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी पुरानी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और बार बार दोहराए गए विचारों को अपने अंदर जमा करता रहता है। लेखक का कहना है कि अवचेतन मन सही और गलत में अंतर नहीं करता। उसे जो विचार बार बार दिए जाते हैं वह धीरे धीरे उन्हें सच मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने मन में यही दोहराता रहे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो कुछ समय बाद उसका अवचेतन मन भी इन्हीं बातों को स्वीकार कर लेता है। फिर उसके निर्णय, उसका व्यवहार और उसकी मेहनत भी उसी सोच के अनुसार बदलने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखे, लगातार सीखता रहे और खुद पर भरोसा बनाए रखे, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे से बचपन से बार बार कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे।
दूसरी तरफ किसी दूसरे बच्चे से हमेशा कहा जाए, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो। समय के साथ दोनों बच्चों की सोच अलग होने लगेगी। पहला बच्चा कठिन कामों से डरने के बजाय कोशिश करेगा, दूसरा बच्चा बिना कोशिश किए ही हार मानने लगेगा। यही अवचेतन मन का प्रभाव है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर आप कोई लक्ष्य केवल पढ़ते हैं लेकिन उसके प्रति कोई भावना नहीं रखते तो उसका असर कम होगा। लेकिन जब आप पूरे विश्वास और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। यही कारण है कि लेखक बार बार इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेस्शन को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मजबूत इच्छा, अटूट विश्वास और रोज दोहराए गए सकारात्मक विचार मिलकर अवचेतन मन को नई दिशा देते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका वातावरण हर समय नकारात्मक रहेगा तो उसका असर भी आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहता है जो केवल शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और हर नई कोशिश को बेकार बताते हैं। धीरे धीरे उसका मन भी वैसी ही सोच अपनाने लगता है। इसके विपरीत अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसी प्रकार के विचारों से भरने लगता है। लेखक कहते हैं कि हमारा मन एक खेत की तरह है। अगर उसमें अच्छे बीज बोए जाएं और उनकी देखभाल की जाए तो अच्छी फसल उगेगी, लेकिन अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप खरपतवार उगने लगती है। इसी तरह अगर हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मक सोच धीरे धीरे जगह बना लेगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने मन में कौन से विचार जाने दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य, अपने विश्वास और अपनी सकारात्मक आदतों को रोज मजबूत कीजिए। अब नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग केवल सोचने का साधन नहीं है। उनके अनुसार यह विचारों को ग्रहण करने और दूसरों तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। इसी विचार को वे अगले अध्याय में विस्तार से समझाते हैं। चैप्टर 12, द ब्रेन। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा दिमाग केवल सोचने का साधारण साधन नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों को जन्म देती है, उन्हें व्यवस्थित करती है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। जिस प्रकार एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर अलग अलग स्टेशन पकड़ सकता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी लगातार विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। आज विज्ञान इस बात को अलग तरीके से समझाता है। जब हम किसी काम के बारे में बार बार सोचते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। यानी जिस सोच का हम बार बार उपयोग करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर आपका मन हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो आपके निर्णय भी उसी सोच से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान सीखने, समाधान खोजने और अपने लक्ष्य पर रहेगा तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में अधिक सक्रिय होने लगेगा। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक नई भाषा सीखनी है। शुरुआत में आपको हर शब्द कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें तो कुछ महीनों बाद वही भाषा पहले की तुलना में आसान लगने लगेगी। ऐसा इसलिए नहीं कि भाषा बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग उस कौशल के अनुसार खुद को ढालने लगा। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने काम में सुधार करने की कोशिश करता है, नई बातें सीखता है और अपनी गलतियों से सीखता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे बेहतर निर्णय लेने लगता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति हमेशा एक ही तरीके से काम करता रहे और कुछ नया सीखने की कोशिश ही न करे तो उसकी सोच भी सीमित रह जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग अकेले काम नहीं करता। हमारे आसपास का वातावरण, जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं और जो बातें सुनते हैं, उनका भी हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए 2 कर्मचारी एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, अनुभवी लोगों से सवाल पूछता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। दूसरा व्यक्ति केवल इतना करता है जितना उसे कहा जाता है। कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनके दिमाग ने अलग अलग दिशा में विकास किया। नेपोलियन हिल का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय रखिए। जब भी कोई समस्या आए, केवल शिकायत मत कीजिए। खुद से पूछिए, इसका समाधान क्या हो सकता है? यह छोटी सी आदत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। वे यह भी कहते हैं कि बड़े लक्ष्य पाने वाले लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है।
वे हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनका निर्णय, उनकी समझ और उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप उसे जिस दिशा में लगातार इस्तेमाल करेंगे, वह उसी दिशा में मजबूत होता जाएगा। इसलिए अपने विचारों, अपने वातावरण और अपनी सीखने की आदत पर हमेशा ध्यान दीजिए। अब नेपोलियन हिल हमें इस किताब के अंतिम अध्याय की ओर ले जाते हैं। यहां वे उस शक्ति की बात करते हैं जिसे वे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार सीखता है, सही निर्णय लेता है और अनुभव हासिल करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी समझ विकसित होने लगती है जो कई बार बिना अधिक सोच विचार के भी सही दिशा का संकेत देती है। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इस किताब के अंतिम अध्याय में एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे वे सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय कहते हैं। इसका मतलब कोई जादुई शक्ति या भविष्य देखने की क्षमता नहीं है। लेखक का आशय उस गहरी समझ से है जो लंबे अनुभव, लगातार सीखने, सही सोच और अभ्यास के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। सोचिए, एक अनुभवी डॉक्टर कई बार मरीज को देखते ही समझ जाता है कि समस्या किस दिशा में हो सकती है। एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी कुछ ही सेकंड में कई चालें आगे तक सोच लेता है। एक सफल व्यवसायी कई बार किसी अवसर को जल्दी पहचान लेता है, जबकि दूसरे लोगों को वह सामान्य बात लगती है। क्या यह जादू है? नहीं, यह वर्षों के अनुभव, लगातार अभ्यास और गहरी समझ का परिणाम है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप इस किताब के सभी सिद्धांतों, स्पष्ट लक्ष्य, विश्वास, सही सोच, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, लगातार प्रयास और सही लोगों के साथ काम करने को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होने लगती है। कई बार आपको किसी परिस्थिति में अंदर से महसूस होने लगता है कि सही दिशा क्या हो सकती है। लेखक इसी विकसित समझ को सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भावना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे अनुभव, तर्क और वास्तविक तथ्यों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति बिना किसी जानकारी के केवल भावना के आधार पर फैसला ले लेता है। दूसरा व्यक्ति पहले बाजार को समझता है, लोगों की जरूरत जानता है, योजना बनाता है, अनुभव हासिल करता है और फिर निर्णय लेता है। कुछ समय बाद उसके अंदर यह समझ विकसित होने लगती है कि कौन सा अवसर सही है और कौन सा नहीं। यही अनुभव धीरे धीरे उसकी सिक्स्थ सेंस बन जाता है। लेखक का कहना है कि यह क्षमता किसी एक दिन में पैदा नहीं होती, यह लगातार सही आदतों का परिणाम होती है। अगर कोई विद्यार्थी पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई करता है, नियमित टेस्ट देता है और अपनी गलतियों से सीखता है, तो परीक्षा के समय उसे अक्सर यह समझ आने लगती है कि किस प्रश्न पर कितना समय देना है और किस प्रकार उत्तर लिखना है। यह भी अनुभव से विकसित हुई समझ है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने अनुभवों को हल्के में मत लीजिए। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, हर सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और हर नया अनुभव आपकी समझ को पहले से बेहतर बनाता है। समय के साथ यही समझ आपके सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी मदद करती है। अब जब पूरी किताब समाप्त होती है, तो आइए इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक साथ समझते हैं। नेपोलियन हिल हमें यह नहीं सिखाते कि केवल सकारात्मक सोचने से सफलता मिल जाएगी। वे बताते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, उस पर विश्वास रखिए, अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कीजिए, अपने लक्ष्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त कीजिए, नए विचारों का स्वागत कीजिए, अच्छी योजना बनाइए, समय पर निर्णय लीजिए, कठिन समय में भी लगातार प्रयास करते रहिए, सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़िए और हर अनुभव से सीखते रहिए। अगर इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर छोड़ दिया जाए तो इनका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनमें से एक एक सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी तो आपका व्यवहार बदलेगा, और जब व्यवहार बदलता है तभी परिणाम भी बदलने लगते हैं। याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। वह छोटे छोटे सही फैसलों, लगातार मेहनत और कभी हार न मानने की आदत से बनती है। अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच की यह आसान हिंदी समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दुनिया की बेहतरीन किताबों को सरल भाषा में समझना चाहते हो, तो उड़ान बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक और शानदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर लगातार काम करते रहिए।